आज हम लोग देखेंगे आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है। तो इसमें देखिए, माना किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक आवेशित प्लेट का क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर तथा प्लेटों के बीच की दूरी d मीटर है, तब संधारित्र की धारिता C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, ये आपको पता ही है, जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। यदि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर V वोल्ट हो तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा U बराबर हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, ये कल हम लोगों ने निकाला था हाफ CV स्क्वायर, तो C की जगह यहाँ फार्मूला रख देंगे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू V स्क्वायर। ठीक है, और E बराबर क्या होता है V अपॉन D, E बराबर V अपॉन D, या आप कह सकते हैं V बराबर ED, V बराबर ED। तो यहाँ पे आप कुछ मत करिए, अब सीधे वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए। हाफ, जैसे U बराबर हाफ एप्सिलॉन हाफ CV स्क्वायर था, तो C की जगह एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D लिख दिया, और V स्क्वायर की जगह ED का, V की वैल्यू ED रख दी और ED का होल स्क्वायर रख दिया। ठीक है, तो देखो आपका यहाँ पे आ गया E स्क्वायर इंटू D स्क्वायर, तो एक D से एक D आपका कैंसिल हो जाएगा। जैसे ये आपका आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू E स्क्वायर इंटू D स्क्वायर, एक D से एक D कैंसिल हो गया। अब A और D, A क्या है, एरिया है, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन, उन दोनों के बीच की दूरी है, संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी, तो ये आपका हो जाता है आयतन। ये क्या हो जाता है, आयतन। आयतन को V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आपकी ये ऊर्जा आ गई। अब प्रति एकांक आयतन, आकाश स्पेस, देखो प्लेटों के बीच का आयतन AD मीटर क्यूब है। ठीक है, ये आयतन हो गया। अतः प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा अर्थात ऊर्जा घनत्व, तो इसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल u से। तो स्मॉल u बराबर कैपिटल U अपॉन A इंटू डी, या U अपॉन V भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको अब AD से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या बचेगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। क्या बचेगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ठीक है, E स्क्वायर जूल पर मीटर क्यूब। ठीक, और यदि माध्यम के बीच का परावैद्युतांक K हो तब ऊर्जा घनत्व तो हाफ वहाँ K से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो U बराबर हाफ K एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ठीक है, अच्छा देखो, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच बल कितना लगता है, तो देखो इसमें कुछ ये भी बहुत ईजी है। तो माना एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट पर आवेश प्लस Q तथा दूसरी प्लेट पर माइनस Q है। संधारित्र की प्लेटें बहुत समीप हैं, इन प्लेटों की ध्रुवता विपरीत होने का इनके बीच आकर्षण बल F होगा। अब माना प्लेटों को धीरे धीरे D दूरी तक हटाया जाता है। D प्लेटों की रैखिक विमाओं की तुलना में बहुत कम है, इसलिए एप्सिलॉन नॉट के वैद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को एक समान मान सकते हैं। ठीक है, प्लेटों को 0 से D तक हटाने में किया गया कार्य, आप ये ऐसे समझ लो, एक प्लस है एक माइनस है, तो इन दोनों के बीच में एक आकर्षण बल लग रहा होगा, एक विद्युत क्षेत्र होगा। और यदि प्रारंभ में इनके बीच की दूरी 0 थी तो आप इसको यहाँ से यहाँ ऐसे विपरीत दिशा में लिए जा रहे हो, प्लस और माइनस है तो हटाने में आपको कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो W बराबर होता है F इंटू डी। ठीक है, और यह कार्य प्लेटों के बीच स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो U बराबर हाफ QV, वही हाफ CV स्क्वायर या हाफ QV बोल सकते हो, हाफ Q स्क्वायर अपॉन CV बोल सकते हो। और V की जगह क्या लिख देंगे, ED। V की जगह क्या लिख देंगे, ED, तो हाफ QE इंटू डी। और कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा बल, तो U बराबर होता है कार्य, और कार्य बराबर होता है F इंटू डी। ठीक है, F इंटू डी। तो FD बराबर, जैसे U की वैल्यू है, ये भी आपकी कार्य ही है, तो FD बराबर हाफ QE इंटू डी। ठीक है, ये जो FD की वैल्यू है ये आपकी बराबर हो जाएगी हाफ QE इंटू डी के, तो डी आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो F बराबर हो जाएगा हाफ Q इंटू ई। ठीक है, तो ये फार्मूला आ गया। अच्छा, संधारित्रों का उपयोग क्या है, आवेशों का संचय करने में। तो संधारित्र का मुख्य कार्य क्या है, आवेश का संचय करना। ठीक है, तो ये आपको याद करना है।
संधारित्रों के उपयोग आवेश का संचय करने में। आवेश संधारित्र का मुख्य कार्य आवेश का संचय करना है। यदि किसी परिपथ में क्षणिक परंतु प्रबल विद्युत धारा प्रवाहित करनी हो तो इसका सबसे अच्छा उपाय परिपथ के सिरों को एक आवेशित संधारित्र से जोड़ देना है। ठीक है। ऊर्जा का संचय करने में संधारित्र आवेशों के नहीं बल्कि ऊर्जा के भी संचायक होते हैं। आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच स्थापित वैद्युत क्षेत्र में पर्याप्त ऊर्जा संचित रहती है। ठीक। वैद्युत उपकरणों में अनेक वैद्युत उपकरणों में संधारित्र का विशिष्ट स्थान होता है। जब किसी प्रेरकी विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ा जाता है तो तोड़ने के स्थान पर प्राय चिंगारी उत्पन्न होती है, परंतु यदि परिपथ में संधारित्र इस प्रकार लगा हो कि परिपथ के टूटने से उत्पन्न प्रेरित धारा संधारित्र की प्लेटों को आवेशित कर दे, तब चिंगारी उत्पन्न नहीं होगी। और इसके उपयोग कहाँ हैं? प्रेरण कुंडली तथा मोटर इंजन के ज्वलन तंत्र में संधारित्र इसी कार्य के लिए लगाए जाते हैं। बिजली के पंखे जो एक वैद्युत मोटर ही संधारित्र प्रयोग होता है। ठीक है। बिजली के पंखे में आपने देखो कंडेंसर लगा होता है, वही संधारित्र ही है। इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में संधारित्र का उपयोग लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में होता है। उदाहरण के लिए विद्युत शक्ति संभरण पावर सप्लाई में वोल्टता के फ्लक्चुएशन उच्चावचन मतलब जो वोल्टेज अप डाउन जो करता है ना, कभी 220 हो गया, कभी 10 वोल्ट हो गया, कभी 20 हो गया, कभी 440 हो गया, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी संधारित्र का उपयोग करते हैं। रेडियो आवृत्ति के विद्युत चुम्बकीय दोलनों के उत्पादन संसूचन। ठीक है। तो आप इसकी जो मेन हेडिंग ये आप लिख लेना। ठीक है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक। तो देखो इसमें ये प्रॉब्लम जो है इसमें क्या करना है, इसमें आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ C सच दैट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q इज 2 माइक्रोफैरड। इसका मतलब ये है इस परिपथ में ये जो आपको C जो दिखा है इसकी ये वैल्यू आपको पता करनी है कि इस पूरे सर्किट का, इस पूरे परिपथ का तुल्य धारिता कितनी हो, 2 माइक्रोफैरड हो। ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो अब देखो मैंने आपको तरीका बताया है कि आपको क्या करना है। आपको जैसे P बिंदु से आप चलोगे, ठीक है, तो जो आपको जहाँ विभाजन हो रहा है वहाँ समांतर क्रम और जहाँ सीधी चले जा रहे हो वहाँ पे श्रेणी क्रम होता है। तो आप ऐसे चले गए तो यानी कि आप देखो आप C से सीधे आ गए, तो C से यहाँ तक आ गए। इसके बाद देखो डिवीज़न हुआ, विभाजन हुआ, तो एक इधर गया एक इधर गया, यानी कि एक 1 वाली लाइन इधर चली गई, 8 वाली लाइन इधर चली गई। अब 1 के आगे जब बढ़ोगे तो फिर से डिवीज़न हो रहा है, एक 6 की तरफ और एक 4 की तरफ। जब 6 की तरफ जाओगे तो 6 और 12 मिल रहे हैं, तो देखो तो 6 की तरफ गए तो 6 और 12 मिल रहे हैं, तो दोनों किस में हो गए, ये दोनों सीरीज़ में हो गए। और ये 4 और 6 वाले में डिवीज़न था, मतलब यहाँ पे डिवीज़न हो रहा था, तो ये दोनों समांतर क्रम में हो गए, क्योंकि दोनों समांतर क्रम में हो गए। और ये दोनों आके बाद में आके ऐसे मिल गए। ऐसे ही 8 वाले को क्रॉस करके जाओगे तब देखो ये 2 और ये 2, ये दोनों समांतर क्रम में हो गए, ये ऐसे ही ऐसे ये सब समांतर क्रम में हो गए। फिर ये दोनों मिल गए, फिर अल्टीमेटली इन दोनों को आपने ऐसे मिला दिया। ठीक। तो ये Q पॉइंट हो गया। ठीक। तो ये इसका सर्किट बन गया। बात समझ में आ गई? मतलब आपको सर्किट देख के इसका तुल्य सर्किट बनाना होता है। ठीक है। तो अब ये वाला सर्किट जो है ये आपका देखने में आसान लग रहा है। देखो 6 और 12 ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं, इनके साथ ही समांतर 6 और 12, तो 6 12 आर इन सीरीज मतलब श्रेणी क्रम में है, तो इनका जो तुल्य है वो C1 है। ठीक। तो देखो C1 क्या है, 1/C1 इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12, ये होगा 3/12। तो C1 की वैल्यू आ जाएगी 4 माइक्रोफैरड। ठीक है। और C1 और 4 मतलब कि ये C1 और ये 4 ये दोनों समांतर क्रम में है, तो यहाँ पे इन दोनों का जो तुल्य होगा वो क्या होगा, C2। ठीक है। इनका तुल्य क्या है, C2। तो C1 और C4 समांतर क्रम में है, तो C2 इक्वल टू C1 प्लस C4, ये हो गया 4 + 4, ये हो गया 6, सॉरी 8, 4 + 4 ये 8 हो गए। तो C2 इक्वल टू 8 माइक्रोफैरड। तो आपका ये फिर आपका ये सर्किट इस तरीके बन गया। ठीक है। तो C2 और ये आपका जो 1 वाला था ये दोनों सीरीज़ में हो गए, इनका इक्विवेलेंट मान लेते हैं C3, और 8 और 4 आपके ये भी सीरीज़ में हो गए, यानी कि श्रेणी क्रम में हो गए, इनका मान लेते हैं C4। और C3 C4 किस में है, ये समांतर क्रम में है। तो पहले एक एक को करते हैं सॉल्व। 1 और C2 किस में है, श्रेणी क्रम में, तो इनका इक्विवेलेंट C3 है, तो 1/C3 इक्वल टू 1/1 प्लस 1/C2,
1/1 प्लस 1/8, ये 9/8 हो गया। 8 एंड 4 किसमें सीरीज में है, तो C4 बराबर 1/C4 इक्वल टू 1/8 प्लस 1/4। तो 1 इसका 8 एलसीएम आ गया, तो 1 प्लस 2 8, तो C3 क्या हो गया 8/9। C3 की वैल्यू यहाँ से 8/9 हो गई और C4 की वैल्यू आपकी आ गई 8/3। अब देखो, अब C3 और C4 ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं, तो इनका इक्विवेलेंट मान लेते हैं CP। तो CP हो जाएगा C3 प्लस C4, तो 8/9 प्लस 8/3, ये हो गया 32/9 माइक्रोफैरड CP। और C और CP आपके हो गए सीरीज में, यानी कि श्रेणी क्रम में। ठीक, मतलब एक एक को आप तोड़ते रहो, सब हो जाएगा। ठीक है, तो CP सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C प्लस 1/CP। अच्छा, 1/C इक्विवेलेंट आपको 2 माइक्रोफैरड दिया हुआ है, तो आपको तो C इक्विवेलेंट की जगह आप 2 लिख दोगे, तो 1/2 इक्वल टू 1/C प्लस 9/32। और यहाँ से फाइनली जो C की वैल्यू आ जाएगी 32/7 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये हो गया। और ये दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। A एंड B, तो इसमें क्या है, देखिए ये जो सर्किट आपको दिया हुआ है, इसमें आपको A और B के बीच में इक्विवेलेंट पूछ रहा है। A और B आपके देखो C1 के आसपास कनेक्टेड है। ठीक है, तो देखो आपको करना ये होता है, जैसे इस तरीके का सर्किट, जैसे A और B बिंदुओं के बीच कैपेसिटेंस कितना है ये आपसे अगर पूछे, तो आपको सीधे सीधे ये करना है, जिसके बीच में कह रहा है, तो आप क्या करो, A और B के बीच में ये A और B बना दो यहाँ पे, ये आपका C1 हो गया। अब A से चलो, तो पहले क्या मिला C2, फिर क्या मिला C3, फिर क्या मिला C4, फिर आप B पे आ जाओ। ऐसे ही A से चलो, फिर C2, फिर C3, फिर C4, ये आ गए। ठीक, तो मतलब देखो C2 C3 C4 किस में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए, और इनके साथ C1 किस में हो गया, समांतर क्रम में हो गया। तो इसका इक्विवेलेंट मान लेते हैं C डैश। C2 C3 C4 का इक्विवेलेंट क्या है, C डैश, ये श्रेणी क्रम में है, और C डैश और C1 किस में हो गए, पैरेलल में हो गए, मतलब समांतर क्रम में हो गए। तो इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो 1/C डैश इक्वल टू 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4, 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, 3/9। तो C डैश आपका आ गया 3 माइक्रोफैरड, और 3 माइक्रोफैरड जो है आपका वो C1 के साथ समांतर क्रम में है। ठीक है, तो C इक्विवेलेंट इन दोनों का मान लेते हैं C डैश प्लस C1, तो 3 + 3 ये हो गया 6 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो इस तरीके इन दोनों का C इक्विवेलेंट आ गया। अब मान लीजिए आपसे वो कहता है कि हमें जो है C और D के बीच में बताइए, C और D के बीच में तुल्य धारिता बताइए। तो C और D के बीच में देखो लगा हुआ है, तो फिर वही करोगे, C से चलोगे। क्वेश्चन समझिए, C और D को सबसे पहले आप क्या करो, C और D जो है आप बना दो, C और D को बना दो। C और D कहाँ लगा है, C3 के अक्रॉस लगा हुआ है। फिर आप ऐसे चलो, पहले मिलेगा C2, फिर मिला C1, फिर मिला C4। ठीक है, तो ये हो गया C। तो इसमें C2 C1 C4 किस में होगा, श्रेणी क्रम में होगा, और इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इनके साथ कैसा हो जाएगा, समांतर क्रम में हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। सेम है बिल्कुल वैसे ही, बस ये देखना है किसके किन दो बिंदुओं के बीच में आपको विभवांतर निकालना है, सॉरी धारिता निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देख लो, इंपॉर्टेंट है, समझ में नहीं आता है कि क्या है ये। ठीक, देखो आपको P और Q के बीच में तुल्य धारिता निकालनी है। तो आप देखो P किससे किससे कनेक्टेड है। P आप देखो एक तो C1 से कनेक्टेड दिख रहा है, और P आपका ये इधर C2 इधर और इधर C3 से कनेक्टेड है। ऐसे ही Q देखो किससे किससे कनेक्टेड है, तो Q आपका ये कनेक्टेड है, दूसरा कलर कर देते हैं इसमें। Q देखो किससे कनेक्ट, एक तो Q इससे कनेक्टेड है और एक Q C1 से कनेक्टेड है, C2 से कनेक्टेड है। ठीक है, ऐसे ही पहले आप P बनाओगे, तो P देखो किससे किससे कनेक्टेड है,
C1 से कनेक्टेड है और P आपका C2 से कनेक्टेड है, इसका एक सिरा एक प्लेट से और C3 से कनेक्टेड है। फिर Q को देखो, Q आपका C3 से, C1 से और C2 से, C2 से, C1 से, C3 से। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ डिवीजन हो रहा है, P से इधर 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 3 जगह, ऐसे Q से इधर इधर 3 जगह। तो ये तीनों के तीनों किसमें श्रेणी समांतर क्रम में हो गए, तो इनका C इक्विवेलेंट आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस, ठीक है, तो इस तरीके निकाल लेंगे। ओके, थैंक यू।